नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे यूसीसी की। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पहले से ही यूसीसी लागू है। आपको ये भी बताएंगे स्वतंत्र भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर यूसीसी बिल पास हो गया है। आपको बताएंगे कि यूसीसी का मुद्दा आखिर कहाँ से शुरू हुआ, संविधान में यूसीसी के संबंध में क्या बातें और क्या नियम दिए गए हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कहाँ से और कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या रहा। बात 1835 की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें क्राइम एविडेंस और अनुबंध यानी कि कॉन्टेक्ट से संबंधित पूरे देश भर में एक समान कानून बनाने की बात की और 1840 में इसे लागू भी कर दिया। परंतु धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूसीसी का मुद्दा शुरू हो गया। सन 1941 में BN राव की कमेटी बनी, इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात की। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। ये तो था हमारा यूसीसी का इतिहास। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने वाला है या जो बिल पास हुआ है वो क्या है, आखिर यूसीसी होता क्या है। आमतौर पर देश भर में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल कानून वो कानून होता है जिसके अंतर्गत मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या जैसे मामलों का निपटारा किया जाता है। इस कानून में देश की किसी भी जाति, किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के लोगों पर एक समान कोर्ट प्रोसीजर और एक समान दंड का प्रावधान होता है। किसी के लिए कोई भेदभाव या अलग से कानून नहीं होता क्रिमिनल कानून में। दूसरा कानून होता है सिविल कानून। इस कानून के अंतर्गत सेटलमेंट और मुआवजे पर जोर दिया जाता है, यानी कि यदि मानहानि का केस हो, संपत्ति बंटवारे, शादी विवाह या तलाक संबंधी कोई केस हो या पारिवारिक कोई मसला हो तो इन सब में कोर्ट किस पर जोर डालता है, मुआवजे पर और सेटलमेंट पर जोर डालता है। तो सिविल कोड में सजा दिलाने की वजह सेटलमेंट या मुआवजा पर जोर दिया जाता है, अर्थात दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो या किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो या पब्लिक प्लेस प्रॉपर्टी का विवाद हो। ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्षकार को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति विशेष भूमिका निभाते हैं। शादी विवाह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कोड के अंदर ही आता है। इसके बाद हम बात करें तो भारत में अलग अलग धर्मों में विवाह, परिवार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का विशेष महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून भी है। यही कारण है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ के नाम से जानते हैं। ये सारे पर्सनल लॉ सिविल कोड के अंदर आते हैं। अब हम बात करें उदाहरण की तो मुस्लिमों में जैसे शादी और संपत्ति के बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर होता है, इसी तरीके से हिंदुओं में शादी और संपत्ति बंटवारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर किया जाता है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से पर्सनल लॉ को समाप्त करके सभी एक जैसे कानून बनाए जाएंगे, मांग की जा रही है। अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। जैसे उदाहरण के लिए पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम 4 पुरुष शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध होता है। ये सारे मामले अब खत्म हो जाएंगे, यानी कि पूरे देश में सभी धर्म में, सभी समुदाय पर सभी तरीके का एक ही कानून लागू होगा। किसी के लिए पर्सनल लॉ नहीं रहेगा अगर देश भर में यूसीसी लागू होता है तो। हालांकि उत्तराखंड में कल बिल पास हो गया है तो वहाँ पर अब राज्य के सभी नागरिकों पर, सभी समुदायों पर एक समान कानून लागू होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ट्राइबल कम्युनिटी, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब हम बात करते हैं देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में देश में यूसीसी से संबंधित चर्चा की गई है।
इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। तो ये है बेटा संविधान में यूसीसी की व्यवस्था, और क्या दिया है, क्या लिखा हुआ है वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो बिल पास हुआ है यूसीसी, उससे उत्तराखंड के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ बदल जाएगा, चलिए देखते हैं। संपत्ति का समान बंटवारा, यानी कि समान संपत्ति अधिकार। अब यूसीसी लागू होने पर बेटा और बेटी को संपत्ति पर समान अधिकार रहेगा। ये मायने नहीं रखता कि वह किस कैटेगरी का है। इसके बाद मृत्यु के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की किसको था बेटा, माँ को था, यानी कि अब माता पिता का भी संपत्ति पर समान अधिकार होगा मृतक के। थर्ड, समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे हो, केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिलेगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी, ये एक विदेशी बीमारी है देश में। इसके लिए क्या नियम बना दिए हैं, अब अगर लिव इन में कपल एक साथ रहते हैं, बिना शादी के एक साथ रहते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 6 माह की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। इसके बाद संतान की जिम्मेदारी, अगर लिव इन में रह रहे कपल्स को कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को दोनों को नाम देना होगा, जिससे समाज में उसको सम्मान मिले। यह नियम लागू कर दिए गए हैं। तो क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ क्या है, राज्य और देशों में क्या है। अभी देश में गोवा ही अकेला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, परंतु यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867 लागू है। 1961 में भारत में गोवा विलय तो हो गया, परंतु जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो समाप्त नहीं हुआ, वो भी आज भी गोवा पर लागू है। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बेटा, पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867। गोवा का भारत में विलय कब हुआ, 1961 में। देखते हैं दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। तो ज़्यादातर मुस्लिम देश में शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में ही लागू होता है। इजराइल में अलग कानून, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ हैं। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े विषयों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक ही लॉ है। अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में छूट दी गई है, जो कि उत्तराखंड में भी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए छूट दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूसीसी का ड्राफ्ट आखिर तैयार कैसे हुआ। तो यूसीसी का ड्राफ्ट 4 भागों में 4 खंडों में तैयार हुआ, जिसमें 749 पेज हैं। 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग्स हुई, 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए और 60,000 लोगों से बातचीत का ड्राफ्ट बनाया गया। तो ये था यूसीसी। अब फाइनली हम बात करें कि यूसीसी लागू होने से क्या होगा। सीधी सी हम बात कहें तो यूसीसी अगर देश भर में जिन राज्यों में लागू होगा वहाँ पर पर्सनल लॉ सभी धर्मों के समाप्त हो जाएंगे और पूरे राज्य पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो संपत्ति के बंटवारे का हो, शादी विवाह का हो या क्राइम का हो। इनकी पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।